सो करें स्टार्ट। यस, चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑफ 8 to 12 मार्क्स की वेटेज हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ओके इस चैप्टर में टोटल हम 3 स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे जो कि ऐसे 300 की सीरीज़ के हैं। दैट इज ऐसे 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, 330 ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, और इसमें हम फैप और सैप के बारे में पढ़ते हैं। यस, उसके बाद कौन सा ऐसे 320 दैट इज ऑडिट मटेरियलिटी। 3 ऐसे इसमें पढ़ेंगे। ऐसे 300 था हमने चैप्टर नंबर 2 में कर लिया था, वो हम चैप्टर नंबर 2 में डील करेंगे। ठीक है, मेन चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस चैप्टर को। जो मैं इजी टू मतलब जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है वैसे हम एक एनालिसिस करके उस से करेंगे। पहले हम सबसे इजी टॉपिक करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम इस चीज़ में चलेंगे। डाउट वाइज मत लेना, टॉपिक को इजी करके समझना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिस्क असेसमेंट की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। You have to write here concept number 1 that is audit risk। सीधा मैं ऑडिट रिस्क से स्टार्ट कराता हूँ। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? क्या होता है ऑडिट रिस्क? एक ऑडिटर है, लेट्स सपोज मिस्टर राम है, एक ऑडिटर है एबीसी लिमिटेड का। ओके, ऑडिट रिस्क क्या आ सकता है उसको कि उसने क्या, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताओ क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मेन और सेकंड क्या था? टू प्रिवेंट डिटेक्ट एन एरर ऑफ फ्रॉड। ठीक है, हमने पढ़ा था उसमें क्या था? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर मटेरियली फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अब ऑडिटर ने कुछ ऐसा ओपिनियन सुना दिया। ऑडिटर इज सफरिंग फ्रॉम इनहेरिएंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, हमने पढ़ा था 4 मार्क्स के 6 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में किया था। ओके, अब उस वजह से क्या ऑडिटर को रिस्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे ही नहीं सकते, 100% ट्रू एंड फेयर है। हम ओनली कौन सी रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। उस बेसिस पे क्या हो सकता है? हमारा ऑडिट रिस्क भी हमारा आ सकता है। रिस्क कैसा? रिस्क ऑफ ड्राइविंग जो कंक्लूजन होता है वो अनफेयर कंक्लूजन या फिर इनकरेक्ट कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क। बेसिक डेफिनेशन समझ में आई ऑडिट रिस्क की? रिस्क ऑफ ड्राइविंग अनकरेक्ट या फिर अनफेयर कंक्लूजन बाय द ऑडिटर इज नोन एज ऑडिट रिस्क। चलें, चलो राइट डाउन हेयर व्हाट इज ऑडिट रिस्क। 1 लाइन की डेफिनेशन में पढ़ें। रिस्क ऑफ ड्राइविंग और एक्सप्रेसिंग क्या एन इनएप्रोप्रिएट या फिर अनफेयर इनएप्रोप्रिएट कौन सा ओपिनियन? ऑडिट ओपिनियन। कितने तरह के पढ़े थे हमने ऑडिट ओपिनियन? एक तो हमने पढ़ा था एसए 700 में दैट इज अनमोडिफाइड ओपिनियन। एक पढ़ा था हमने एसए 705 में। कौन कौन से 2 ओपिनियन पढ़े थे इसमें? तो कौन सा था? मॉडिफाइड। एसए 700 क्या था? अनमोडिफाइड। ठीक है, इसमें 3 तरह के कौन कौन से थे? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। ये मैंने आपको बेसिस में करवा दिया था। चलो ठीक है, ये चारों के चारों ओपिनियन में क्या होगा? इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन सुना दिया ऑडिटर ने किसी भी कारण से, दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क। कौन सुनाएगा? बाय द ऑडिटर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर materially misstated। कम ऑन, ऑल क्लियर? रिस्क ऑफ ड्राइविंग या रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनएप्रोप्रिएट या फिर अनफेवरेबल या फिर इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन कौन सुनाएगा? बाय द ऑडिटर। कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो। बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई क्या होता है ऑडिट रिस्क का? देसी मतलब बोल लो, एग्जाम में ऐसा आएगा सर हमने ऐसा नहीं लिख के आना, बस समझने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। राइट डाउन सिचुएशंस और circumstances when audit risk
अराइज। ठीक है। इनफैक्ट मतलब एक्चुअल, इन रियलिटी। इनफैक्ट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, इनफैक्ट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर materially misstated। दूसरे क्या, इनफैक्ट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मेटेरियली, आर नॉट मिसस्टेटेड लिख दो, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, आर नॉट मिसस्टेटेड। यस, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, और इट्स गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू। दो सिचुएशन हो सकती है, एक्चुअल में बात कर रहा हूं मैं, ऑडिटर की बात नहीं कर रहा अभी तक। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, दो सिचुएशन आ सकती है बच्चों, कौन कौन सी, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे वास्तव के अंदर एक्चुअल में क्या है, मिसस्टेटेड है, एक्चुअल में क्या है, मिसस्टेटेड है। दूसरी क्या, सर बिल्कुल सही है एक्चुअल में। केशव ने मुझे ऑडिट दी अपनी कंपनी की, क्या हो सकता है इसका, अभी तक मैं आया नहीं हूँ पिक्चर में। इसने क्या बनाया, इसका प्राइमरी वर्क क्या था, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में किया। अब दो सिचुएशन हो सकती है, क्या तो इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्चुअल में भी सही है, ट्रू एंड फेयर है, ठीक है। दूसरा क्या, इसकी स्टेटमेंट एक्चुअल में गलत है, इनफैक्ट गलत है। दो सिचुएशन हो सकती है। अब मटेरियल मिसस्टेटेड है या नहीं है। अब आ जाओ, किसकी एंट्री होगी, ऑडिटर की। ऑडिटर फाइंड्स that financial statement finds or detect that financial statement are ऑडिटर ने भी वो एरर को पकड़ लिया अपनी नॉलेज और प्रोफेशनल जजमेंट लगा के, कि ऑडिटर ने एक्चुअल में पकड़ लिया उस जजमेंट को, अपनी जजमेंट लगा के उस मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया या डिटेक्ट कर लिया या फाइंड कर लिया। क्या सच में बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट थी, क्या थी, मटेरियल मिसस्टेटेड थी एक्चुअली, और मैंने अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा के क्या किया, वो मिसस्टेटमेंट को पकड़ लिया। तो क्या, ऑडिटर ड्राइव्स द कंक्लूजन। यू हैव टू राइट हेयर, ऑडिटर ऑडिटर ने क्या किया अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, कंक्लूजन को ड्राइव किया अकॉर्डिंगली। इज इट ऑडिट रिस्क, यस या नो। पहले मुझे सिंपल डेफिनेशन ये बताओ, कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे ये है। फर्स्ट सिचुएशन बताओ बच्चों मुझे, क्या ऑडिटर ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की एक्चुअली क्या थी, मिसस्टेटेड थी। ऑडिटर ने अपने क्या लगाए, एपी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए। ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के बाद ऑडिटर को पता चला, यार ये तो वास्तव में, ये तो एक्चुअल में मटेरियल मिसस्टेटेड है, या फिर ऑडिटर ने वो मिसस्टेटमेंट थी जो वो आइडेंटिफाई कर ली। सो अब क्या करेगा बताओ, ऑडिटर ने कंक्लूजन सुना दिया, उस बेसिस पे क्या ये ऑडिट रिस्क है या नहीं, आप बताओ, है, क्यों है ये ऑडिट रिस्क है। बट ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन बट मैंने क्या करवाई आपको, ऑडिटर ने क्या ओपिनियन सुनाया,
इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन सुनाया, मतलब गलत ओपिनियन सुना दिया इसने। अब इसमें तो ऑडिटर ने ओपिनियन तो अपना सही सुनाया है, वो मिस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई भी कर लिया, उस बेसिस पे अपनी ऑडिटर ने ओपिनियन सुना दिया। फिर ये मुस्कान ऑडिट रिस्क कैसे हुआ? इट इज़ नॉट द ऑडिट रिस्क सर। ऑडिट रिस्क कब आता है? जब ऑडिटर क्या देता है? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है, गलत ओपिनियन देता है। उसने ओपिनियन तो सही दिया ना कि भैया सच में तेरी मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, हमने आइडेंटिफाई किया, मैनेजमेंट मेरे को थोड़ी ना बताएगी ये बात, ये तो मुझे मेरी नॉलेज, मेरी जो स्किल्स है, मेरी जो प्रोफेशनल जजमेंट है, उसके बेसिस पे मुझे मटेरियल मिस स्टेटमेंट को निकालना पड़ेगा। यस या नो? मैंने बिल्कुल सही से निकाल दी, उस बेसिस पे मैंने मेरा ओपिनियन सुना दिया, ओपिनियन तो मेरा बिल्कुल सही है। इट इज़ ऑडिट रिस्क? द आंसर इज नो। इससे आपको ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन और बेटर क्लियर होगी। यस या नो? चलें अब लिखें। सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी? ऑडिटर अप्लाई वेरियस, क्या लगाए उसने? ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए एंड identify that there is no material misstatement। अब बताओ, and financial statement are giving true and fair view। बताओ क्या लग रहा है अब आपको? आपको एक बार लिख लो फिर समझाता हूँ। स्टूडेंट्स का बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इस टॉपिक में, ऑडिट रिस्क का मतलब ही नहीं समझ में आता उनको। इस बेसिस पे क्या किया? You have to write here the same thing. Auditor derives the conclusion in the reports accordingly। अब मुझे बताओ क्या मुस्कान इट इज़ द ऑडिट रिस्क? इज इट ऑडिट रिस्क? यस, आप बताओ। है? यस सर, इट इज़ द ऑडिट रिस्क। सर ये हमारा ऑडिट रिस्क है। एक केस समझ में आ गया? पहला क्या? पूरा आपको ऑडिट रिस्क का मैंने जो चार्ट था वो कैसे बनवाया। फर्स्ट क्या, मैनेजमेंट ने कि मिस स्टेटमेंट, एक्चुअली मैनेजमेंट ने बहुत घपले किए हुए थे, बहुत फ्रॉड किया हुआ था, बट मैनेजमेंट के ऑडिटर को बताएगा? सर बिल्कुल नहीं बताएगा। ऑडिटर ने क्या आइडेंटिफाई किया? वो सारे घपले को आइडेंटिफाई किया, उस हिसाब से क्या सुनाया अपना ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट रिस्क तो नहीं है, बिल्कुल सही से सुनाया। अब आ जाओ, 100 ट्रांजेक्शन थी, 100 में से उसने 70 ट्रांजेक्शन क्या की हुई थी? रिलेटेड पार्टी से की हुई थी लेट्स सपोज, या फिर मिस स्टेटमेंट थी। ऑडिटर ने सैम्पलिंग लगाई, ऑडिट प्रोसीजर लगाया ऐसे 530, 10% सैंपल निकाले, उसमें से 8 तो बिल्कुल सही आए, 2 क्या आए जो मिस स्टेटमेंट थी उसमें से आए। 80% सैंपल सही आ गया। ऑडिटर की क्या थी? टॉलरेबल लिमिट के अंदर था, हमने करवाया था टॉलरेबल लिमिट का, बर्दाश्त ऑडिटर कोई दिक्कत नहीं थी, 50% टॉलरेबल लिमिट थी। ऑडिटर ने क्या किया? भैया दो में तो गलती आई है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी 8 तो सही है सैंपल लगाने से। ऑडिटर ने प्रोसीजर लगा दिया, बिल्कुल सही दे रही है 100 की 100 ट्रांजेक्शन, बट एक्चुअली वो मिस स्टेटेड थी। 80% उसमें घपला था ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। 100 की ट्रांजेक्शन थी मुस्कान, 80% उसमें घपले थे, मीन्स 80 ट्रांजेक्शन आर मटेरियली मिस्टेड, 20 आर करेक्ट। ऑडिटर ने क्या लगाया? ऐसे 530 सैम्पलिंग लगाई, कुछ सैंपल निकाले 10%, 10 ट्रांजेक्शन निकाली, और क्या निकाला? एनी हाउ ऑडिटर ने जो सैंपल्स निकाले जो पॉपुलेशन में से, सैम्पलिंग यूनिट्स थे वो क्या थे? 10 में से 8 बिल्कुल सही वाले निकल गए, 20 में से निकल गए, 2 किस में से निकल गए? 80 में से। तो ऑडिटर को क्या लगा? यार 80% तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटर ने क्या किया? ट्रू एंड फेयर दे दिया। क्या ये ऑडिट रिस्क है? बिल्कुल है। दैट इज द बेसिक फंडा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क। समझ में आया? अब आ जाओ, वास्तव में कि मटेरियल बिल्कुल सही थी, बिल्कुल बढ़िया ढंग से थी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए केस बनेगा। ऑडिटर आफ्टर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स finds that
finds that financial statements are materially misstated. अब आ जाओ, अब बताओ, अब ऑडिटर क्या करेगा मुस्कान? हमने किया हुआ है टॉपिक अच्छे से, कंसेप्ट पढ़ो, पेपर में ये चीज़ नहीं पूछेंगे, सिर्फ समझाने के लिए ऑडिट रिस्क। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ऑडिट रिस्क का मतलब समझ में आ गया तो आगे आप कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिस्क या कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क आप अच्छे से पढ़ पाओगे, टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, अब बताओ अब क्या करेगा केशव? आपने मैनेजमेंट को 100 ट्रांजेक्शनें दी, ऑडिटर को भैया वेरीफाई कर लो। ऑडिटर भाई साहब ने क्या किया, 100 में से आपके क्या थे, सिर्फ 20% क्या था, यहाँ पे देखो, यू हैव टू गिव टू द ऑडिटर क्या, 100 ट्रांजेक्शन्स। 100 में क्या था केशव, 20% इज दैट इज 20 ट्रांजेक्शन आर मैटेरियली मिस्टेटेड। या फिर सपोज करो 15 ट्रांजेक्शन आर मैटेरियली मिस्टेटेड, या 10 ट्रांजेक्शन, 10 मान लो और छोटा कर लो, पता चला आपको 10% ट्रांजेक्शन आर मैटेरियली मिस्टेटेड, बाकी 90 क्या है, TNF है, ट्रू एंड फेयर है। यहाँ तक समझ में आया? एक्चुअल में क्वेश्चन पढ़ो क्या था, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिस्टेटेड और गिव ट्रू एंड फेयर। ठीक है, वो केस बन गया। अब ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, सैम्पलिंग लगा दी इसमें से भी। लेट्स सपोज उसने लगाई 20% सैंपल, या उसने लगाई 15% सैम्पलिंग लगा दी। कितने में निकलेंगे मुस्कान 15%? 15 ट्रांजेक्शन निकलेगी इसके अंदर से, बॉक्स में से। 15 में से क्या पता चला, 10 तो एज इट इज एक सेट में पड़ी थी, मटेरियल मिस्टेटेड में 10% सारी की सारी वो आ गई, मतलब 10 ट्रांजेक्शन तो कौन सी आ गई, मटेरियली मिस्टेटेड वाली, और 5% कौन सी आ गई, जो ट्रू एंड फेयर वाली थी। यहाँ तक समझ में आया? टोटल 15 लगाई थी ना उसने, यहाँ तक समझ में आया? यस या नो? 15। अब ऑडिटर को क्या लगा, यार मैंने 15 ट्रांजेक्शन सिर्फ लगाई है, 15% सैंपल की है, 15 में से मेरा क्या आया, 10 के 10 तो मटेरियली मिस्टेटेड वाली आ गई। मैं क्या होऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा। ऑडिटर क्या करेगा, टेंशन में आ जाएगा कि यार मेरी पॉपुलेशन में 15 में से 2/3, कहने का मतलब कि 10 ट्रांजेक्शन तो मटेरियली मिस्टेटेड हो गई, बाकी 1/3 तो बिल्कुल सही है। तो क्या ऑडिटर इस पर ऑडिट ओपिनियन सुना देगा या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था? मैं को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ 1 मिनट के अंदर। मैनेजमेंट ने 100 ट्रांजेक्शन्स दी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन थी उसमें प्रॉब्लम थी, वो मटेरियली मिस्टेटेड थी। 90 ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही थी। ऑडिटर ने 15% सैंपल निकाले, उसमें से 15 ट्रांजेक्शन बॉक्स में से निकाल ली, और ऑडिटर के ना 10 ट्रांजेक्शन का सेट पड़ा था अलग से। भाई साहब वही 10 का 10 हाथ में आ गया, 5 बिल्कुल सही वाली आ गई, सैंपल उसका पूरा हो गया 15%। अब ऑडिटर ने क्या किया, 10% मतलब 10 ट्रांजेक्शन तो सीधी सीधी मटेरियली मिस्टेटेड है, 5 बिल्कुल सही है। ऑडिटर घबरा गया कि यार मेरा तो 2/3 टोटल लेबर लिमिट तो मेरी सिर्फ 10, 15, 20% थी, मतलब 15 का 20%, 3 to 5 ट्रांजेक्शन मेरे लिए ओके थी, इसमें तो 10 ट्रांजेक्शन मटेरियली मिस्टेटेड आ गई। व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ? बताओ क्या करेगा ऑडिटर? क्या अब सीधा ओपिनियन सुना देगा या नहीं? सुना देगा सीधा? 530 द्वारा करो, ऐसे 530 द्वारा करो। यस नहीं, कुछ कुछ सही है। देखो बच्चों, सैंपल साइज कितना था, 15, सैंपल साइज बढ़ा देगा, 15 था, ROMM क्या आई, ज़्यादा आई। ROMM को मैंने आपको बताया था कम करना है, क्या करूँगा मैं, सैम्पलिंग साइज को और बढ़ा दो। उसने क्या किया, घबरा गया, 10 आ गई, जल्दी से और निकाल। 85 बच की थी, लेट्स सपोज 85 में से उसने क्या किया, 25 ट्रांजेक्शन और निकाल दी, या 35 और निकाल दी, 60 ट्रांजेक्शन का वेरीफाई कर लिया, 10 तो मटेरियली मिस्टेटेड। अब क्या आएगा 50? बोलो कैसी आएगी ट्रांजेक्शन? वो तो ट्रू एंड फेयर वाली थी। ऑडिटर खुश हो गया, चलो ये काम करता हूँ, मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, 10 और निकाल लेता हूँ। उसने ड्रम से 10 ट्रांजेक्शन और निकाली, वो भी ट्रू एंड फेयर ही होगी ऑब्वियसली। अब ऑडिटर को तसल्ली मिल गई, खुशी होगी, सेटिस्फेक्शन मिल गई, कंसेप्ट समझ में आ गया। ओपिनियन कभी नहीं सुनाएगा, 530 करके आइयो अच्छे से, बहुत अच्छे से करवाया था ये आपको टॉपिक। तो क्या ये सिचुएशन देखा जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी? बताओ। इन फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट ऑडिटर ने कुछ सैंपल्स निकाल के स्टेटमेंट निकाल ली, क्या ऑडिटर ओपिनियन सुनाएगा
ये लिखो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू derive audit conclusion on this matter. लिख लो बिकॉज, क्यों सर? बिकॉज ऑडिटर हैज टू अप्लाई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर लगाने के बाद भी मिस स्टेटमेंट आती रहे तो ऑडिटर अपना ओपिनियन सुना देगा। मीन्स इट इज नॉट द केस ऑफ ऑडिट रिस्क। कंसेप्ट समझ में आ गया? इट इज नॉट द केस ऑफ, किसका केस बच्चों? ऑडिट रिस्क का। ये मेरे को ऑडिट रिस्क का पूरा चार्ट मैंने आपको जो समझाने वाला था, जिस हिसाब से मेरे को समझ में आया आपको समझाना था, मैंने स्क्रीन पे समझा दिया। कोई भी डाउट है तो बताओ। इस चीज़ से हम क्या बोल सकते हैं? ऑडिट रिस्क कौन सा होगा? आप बताओ मुस्कान। ऑडिट रिस्क इज द सिचुएशन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर materially misstated, but the auditor, after applying audit procedure, satisfy or identify that there is no material misstatement found in the financial statement, and the financial statement gives the true and fair view, and on the basis of that auditor derives the conclusion by applying audit procedure accordingly. So it is a matter of audit risk. थोड़ा और समझ में आया? सीधा करवाता आपको नहीं समझ में आता है ना, डेफिनेशन सीधी कराता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में वो भी आ जाता, बट कंफ्यूज, चार्ट से कंफ्यूज मत होना। गलती से भी ये देखो, ये चीज़ और ये चीज़, ये तो अप्लाई नहीं होगी ये चीज़ तो ऑडिट रिस्क पे, तो इस पर तो आएगा ही नहीं, ऑडिटर अलग ओपिनियन लगाएगा, ये चीज़ मेरी बन नहीं सकती, क्योंकि ऑडिटर को भी पता चल गया इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन तो नहीं लगा ना। ऑडिट रिस्क कब आएगा? जब ऑडिटर ने ओपिनियन गलत सुनाया है, ओपिनियन मॉडिफाइड सुनाया है, क्वालिफाइड सुनाया है, एडवर्स सुनाया है या डिस्क्लेमर सुनाया है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ ऑडिट रिस्क। आई रिपीट, इट इज नॉट द मैटर ऑफ ऑडिट रिस्क व्हेन द ऑडिटर गिव मॉडिफाइड ओपिनियन। दोबारा समझ में आया? कब देगा ऑडिट रिस्क? जब ऑडिटर गिव एन इनअप्रोप्रिएट। डिटेल में समझ में आ गया कंसेप्ट? एक बार के लिए विद इन 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रीड करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो जाए तो बता देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छे से कंसेप्ट इजी लगा ऑडिट रिस्क का? ये सिर्फ हमने चैप्टर का 1% पढ़ा है अभी तक, सिर्फ चैप्टर 1% पढ़ा है ये, आगे चैप्टर में धीरे धीरे बिल्कुल चलूँगा। अब आ जाओ उसी में करना है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। नेम तो हम यही पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। ब्रैकेट में लिख लो, हाउ ऑडिट रिस्क फॉर्म्ड। ऑडिट रिस्क कैसे बनता है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का जनरल मतलब समझाता हूँ, देखो कैसे। एक साइकिल है, ये देखो साइकिल है, मुझे मेरे को ड्राइंग तो नहीं बनानी आती, बस आप समझ जाना। ये साइकिल है, ठीक है, कुछ भी गाड़ी बन गई है तो चलो ठीक है।
ये इसकी बेल है, ये इसका हैंडल है, ये इसकी छोटी सी सीट है, ये पीछे वाली सीट है, जो भी बन गया, समझ है ना। कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे इसके सर? 2 टायर, एक हैंडल, एक साइकिल बेल, 2 सीट्स और चेन भी तो कंपोनेंट्स हैं। मतलब ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, ऑडिट रिस्क कैसे बनेगा, ऑडिट रिस्क हाउ, ऑडिट रिस्क फॉर्म, ठीक है, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, अकॉर्डिंगली। ऑडिट रिस्क shall be formed with the combination of various types of risk, बहुत तरह के रिस्क इन द एंटिटी आर द फॉलोइंग। ऑडिट रिस्क कैसे बनेगा, कंबाइन करने होंगे वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल जो हमारी एंटिटी में चले आ रहे हैं, जो एंटिटी में हमारे प्रेजेंट हैं, उस चीज़ को कंबाइन करने के बाद। आर फर्स्ट कौन सा, ए बी, 3 टाइप के रिस्क है, इन तीनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। फर्स्ट इज इनहेरिएंट रिस्क, दूसरा इज कंट्रोल रिस्क, थर्ड इज डिटेक्शन। एक और के लिए नोट कर लो, वर्ड टू वर्ड डिटेल में समझाऊंगा ये चीज़ें है क्या। इनहेरिएंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑडिट रिस्क, ठीक है। नोट, इसी में नीचे कोई मेरा वो नहीं है, 1 2 कंसेप्ट नहीं, 1 नहीं चला रहे, ऑडिट रिस्क के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद क्या, नोट में लिखो नंबर 1, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरिएंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कौन सा रिस्क, कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, पढ़ो इसको एक बार यहाँ तक। मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ इस टॉपिक पे, चैप्टर स्टार्टिंग से लेके पढ़ो। एक बार मैं आपको करवा देता हूँ, आगे फिर इक्वेशन को मैं इंटरप्रेट भी करवा दूँ कैसे कैसे इक्वेशन बनी। चलिए, नोट नंबर 1 लिख लिया, नोट नंबर 2 लिखो, एक इक्वेशन और लिखो, समझा दूंगा कैसे है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसका इक्वल होगा, इनहेरिएंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। ये सर ऐसा क्यों, वो भी हम करेंगे कैसे, एक बार के लिए नोट कर लो सब सिर्फ। नोट नंबर 3, फ्रॉम नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2 वी कैन से दैट, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, क्या बोल सकते हैं हम ऑडिट रिस्क को किसके इक्वल, अपोन क्यों बोलते हो, मल्टीप्लाई, अपोन मतलब डिवाइड हुआ क्या हुआ मुस्कान बताओ, ROMM इंटू बोल दो, अपोन मत बोलो, इंटू बोल दो, इंटू कौन सा रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। पेपर में इसके ऊपर MCQ है, समझा दूंगा कैसे बना, एक बार के लिए नोट करो बस, एग्जाम में MCQ पूछा गया, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तीनों इक्वेशन समझ में आ गई, चलें कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़े, इंटरप्रिटेशन करवा देता हूँ। चलो फर्स्ट कौन सा रिस्क था, अब सपोज करो ये केशव है, लेट्स सपोज, इसकी किसकी किसकी शॉप है इसकी, लेट्स सपोज ये होलसेलर है, किसका, पल्स कैंडी आती है, लेट्स सपोज उसका। आप पल्स कैंडी आगे मार्केट में किसको देते हो, किसको देते हो आप, रिटेलर को। आपने परचेज किससे किया, मैन्युफैक्चर से। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चर कौन है, लेट्स सपोज मुस्कान है। यहाँ तक समझ में आया। इनहेरिएंट रिस्क का एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे बना। अब इन्होंने क्या किया, लेट्स सपोज केशव ने ऑर्डर लिखवाया, मुझे ना 100 डिब्बे 100 बॉक्स पल्स कैंडी के भिजवा दो। लेट्स सपोज एक बॉक्स आता है 100 रुपीज़ का, मुस्कान को कॉस्ट पड़ती है 100 रुपीज़ की बनाने की। केशव को कितने की बेचेगी वो, 110 रुपये अपना मार्जिन लगा के बेचेगी। केशव ने लेट्स सपोज होलसेलर ने रिटेलर को कितने का बेचा, 110 प्लस 20 रुपये मान लो, अपना मार्जिन एक 20 रुपये लगा के 130 का डिब्बा। रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने का बेचा, 140 का, 145 का। यहाँ तक समझ में आया। फूड सप्लाई चेन होती है तो हम पढ़ते हैं, चलो ठीक है। मुस्कान ने क्या क्या बनाए, 100 पीस बनाए, 100 पीस पल्स कैंडी के डिब्बे भेजे, ठीक है, केशव को 110 रुपये में। 11,000 की पेमेंट कर देगा केशव, कर देगा। अब इनहेरिएंट रिस्क क्या होगा, क्या वो 100 के 100 डिब्बों में लेट्स सपोज 100 कैंडीज है पल्स की, क्या कई बार आप देखते होंगे बॉक्स में ना कैंडी का पैकेट तो ऐसा होता है उसमें हवा हो जाती है, सिर्फ कैंडी नहीं होती, शायद आपने देखा होगा कभी। कभी आप बॉक्स लेना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 पीस निकले, कई बार 102 भी निकल सकते हैं, कई बार 88 98 भी निकल सकते हैं। और जो 98 निकले हैं उसमें से हो सकता है कुछ कैंडीज ख़राब भी हो, क्योंकि कईयों में हवा रह जाती है, कैंडी नहीं होती। आप देखना ये चीज़ होती है, नॉर्मली होती है चीज़। इसको हम क्या बोला जाएगा, इनहेरिएंट रिस्क। कंपनी चाह के भी, मुस्कान लिमिटेड चाह के भी इस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकती। केशव लिमिटेड चाह के भी इस रिस्क को नहीं ले सकता। वो 100 कैंडी के रुपए दिए, उसको 98 कैंडीज क्यों दिया आपने। आप बोलोगे मेरे कोई गलती नहीं है, मेरा आपका इनहेरिएंट रिस्क है ये कि आप उस चीज़ को क्या नहीं कर पा रहे। इनहेरिएंट मतलब अपने से अलग नहीं कर पा रहे। ये रिस्क केशव के लिए क्या बना, इनहेरिएंट रिस्क, कि आप चाह के भी इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। डिब्बा सील पैक होता है, प्रॉपर उस पर कोटिंग होती है, स्टैंप होती है कंपनी की, आप उसको खोल के चेक नहीं कर सकते। आपको रिटेलर को एज इट इज़ बॉक्स भेजने पड़ेंगे। कंसेप्ट समझ में आया। अब केशव और होलसेलर के लिए, लेट्स सपोज होलसेलर, केशव कौन है, होलसेलर, हरदीप कौन है, रिटेलर। इन दोनों के लिए केशव ने एज इट इज़ आगे बेचा, केशव ने आगे बेचा कि उसने, हरदीप जो रिटेलर है, शॉपकीपर है, वो तो कस्टमर को खोल के देगा कैंडी। कस्टमर तो सीधा 100 डिब्बे नॉर्मली नहीं लेंगे, हरदीप को आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सी कैंडी खराब है। क्या ये केशव को बोल सकता है कुछ, हमारी 2 कैंडी खराब है, नहीं। ये रिस्क अल्टीमेटली रिटेलर ने फेस किया। कस्टमर लेगा नहीं, बिना कैंडी हवा वाला पैकेट आ गया, चलो। अब केशव के लिए वो केस कौन सा हुआ,
केशव के लिए वो रिस्क कौन सा हुआ, इनहेरिएंट रिस्क। केशव चाह के भी उस रिस्क को अलग नहीं कर सकता। हरदीप के लिए वो रिस्क कौन सा हुआ, इनहेरिएंट रिस्क। हरदीप भी तो अलग नहीं कर सकता। समझ में आई, इनहेरिएंट रिस्क का मतलब समझ में आया, द रिस्क दैट एंटिटी कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम देयर इंटरनल कंट्रोल, जो होगा ही होगा। करके चलो। दिवालियों में है, दिवालियों में क्या होता है, फूड की स्टोर्स जो होती है शॉप से बहुत आगे आ जाती है, कुछ चोरी चकारी भी होती है, चाह के भी वो अवॉइड नहीं कर सकते। कैसे अवॉइड करेंगे, कल को अवॉइड कर लिया, लेट्स सपोज दुकान के अंदर स्टोर लगा ली उन्होंने, कस्टमर कम आएंगे क्योंकि उस टाइम तो गैदरिंग ही बहुत होती है, इससे उनकी ओवरऑल सेल होगी। उन्होंने कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क चलता है, चलने दो, दैट इज कॉल्ड इनहेरिएंट रिस्क। समझ में आया। अब मुस्कान के लिए क्या वो इनहेरिएंट रिस्क है या नहीं, जिसने बनाई है टॉफियाँ, खुद मशीन बना रही है, सर आपके लिए इनहेरिएंट रिस्क नहीं है वो, आप थोड़ी ना, आपके लिए वो कौन सा है, कंट्रोल रिस्क, कि आपका इंटरनल कंट्रोल फेल हो रहा है प्रॉपर 100 के 100 कैंडे उसमें फिल करने में, दैट इज कंट्रोल। मैं आगे बताऊंगा, पहले इनहेरिएंट रिस्क का मतलब समझ में आ गया। चाह के भी आप अपने आप से उस रिस्क को जुदा नहीं कर सकते। 100 बच्चे मेरी क्लास में आए, 100 बच्चे मेरी क्लास में आए, 98 बच्चे मेरे अननोन थे लेट्स सपोज, और 2 स्टूडेंट्स कौन थे, मेरे खुद के रिलेटिव थे, खुद के नॉन वाले थे, उनसे मैंने उस हिसाब से डिस्काउंट किया या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया लेट्स सपोज। तो मेरे लिए क्या, कौन सा रिस्क हुआ, वो प्राइमा फेसाई देखा जाए तो मेरे लिए कौन सा रिस्क हुआ, इनहेरिएंट रिस्क हुआ। मैं चाह के भी अलग नहीं कर सकता उस इसको, 2 बच्चों को मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा फ्री ऑफ, मेरा रियल ब्रदर है, मेरी रियल सिस्टर है, मेरे मम्मी पापा से जाके फीस लूँगा, पापा मम्मी पैसे दो आपके बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, नहीं लूँगा, यस या नो, नहीं लूँगा, दैट इज कॉल्ड इनहेरिएंट रिस्क, मुझे फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। 98 बच्चों की फीस मैंने एक्सेल शीट बनाई, बच्चों ने इंस्टॉलमेंट्स में दी, मेरे को पता नहीं चल रहा किस बच्चे से कितना लेना है, किस बच्चे ने मुझे कितना पेमेंट दे दिया, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क। मेरा इंटरनल कंट्रोल फेल हो गया बच्चों से निकालने के लिए। आपका इंटरनल कंट्रोल फेल हो गया था, आपने टॉफीज की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, प्रॉपर आपने उसमें टॉफी नहीं भरी। कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे समझ में आया। इनहेरिएंट और कंट्रोल रिस्क का दोनों का मतलब, जब ये दोनों रिस्क कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। इन दोनों रिस्क को जब हम कंबाइन करते हैं, इनहेरिएंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, देन ROMM वुड बी फॉर्म्ड। ROMM कैसे बनता है, इनहेरिएंट रिस्क। आपका इनहेरिएंट रिस्क कौन सा था, मुस्कान, अच्छा आपका कौन सा था, कंट्रोल। आपका भी कोई इनहेरिएंट रिस्क रहा होगा, जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, वो भी बेकार क्वालिटी का आ गया, एक्सपायरी आ गया, आपका रहा होगा। आपका कंट्रोल बेकार है, अच्छे से टॉफी नहीं बन रही, इन दोनों की वजह से आपकी एंटिटी में क्या आया, ROMM आया। कंसेप्ट समझ में आया। चलें, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको इनहेरिएंट रिस्क का कंसेप्ट। थोड़े सा ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिखूंगा, बिल्कुल छोटी छोटी वर्डिंग लिखवा लेता हूँ। रिस्क दैट ट्रांजैक्शन TBD, transaction balances and disclosures are exposed to error and fraud due to out of scope of management. Inherent risk are the risk that management cannot separate or eliminate from their environment. बहुत सिंपल लैंग्वेज में करवा दिया, एक बार पढ़ो समझ में आ गया।
रिस्क किस में आएगा मेरा, TBD में आएगा। टी मतलब ट्रांजैक्शन, बी मतलब बैलेंसेस, या फिर डी मतलब डिस्क्लोजर। केशव आपके TBD में क्या आया था, पल्स टॉफी जहाँ से आपने परचेज की उसमें गड़बड़, आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड। आपका स्कोप के आउट है, ये आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर है बिल्कुल। ये कौन सा रिस्क है, दैट मैनेजमेंट कैन नॉट सेपरेट और एलिमिनेट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट से इसको दूर कर ही नहीं सकते। आपका काम क्या है, एज इट इज सील पैक बॉक्सेस को परचेज करना 100 रुपीज़ में, और अपने रिटेलर को 110 में 110 से परचेज करना, 130 में उसको आगे सेल करना। ये आपका मेन काम था, आप उसको अलग नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड इनहेरिएंट रिस्क। रेड पेन से लिखना, इट इज द कंट्रोल arising it is a risk, sorry, within the entity। ये वो रिस्क है जो एंटिटी के अंदर विद इन द एंटिटी आएगा। लेट्स मूव फर्दर, चलें आगे बढ़ें। अब आ जाओ, अब किसकी बात करता हूं मैं, सेकेंड रिस्क कौन सा था, कंट्रोल रिस्क is the risk that entities internal control may fail to detect, prevent, detect and correct। ना उनको रोक सकता इंटरनल कंट्रोल, ना उनको आइडेंटिफाई कर सकता, अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो ना उसे करेक्ट कर सकता। कैसे, ऑन द टाइमली बेसिस। Come on. चलें, अब बताओ, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स थे, 2 स्टूडेंट्स को मैंने बड़ा, मेरे रियल ब्रदर सिस्टर थे, उनको चाह के भी मैं उनसे फीस कलेक्ट नहीं कर सकता। दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिएंट रिस्क टू माय इंस्टीट्यूट। चाह के भी नहीं कर सकता, चाहे उनको रिस्क नहीं बोलूँगा मैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फीलिंग्स मत लेना कि अपने ब्रदर सिस्टर को ही रिस्क बोल रहे हो, नहीं, कंसेप्ट समझना। 98 बच्चों की मैंने फीस कलेक्ट किया, 98 बच्चों को मैंने स्टूडेंट्स को नोट्स देने थे, ये समझ लो। 2 बुकलेट थी, लेट्स सपोज, एक बुकलेट दे दी, किसी को 2 दे दी, किसी को 1 भी नहीं दी। उसकी एक्सेल में शीट बनाई, प्रॉपर ढंग से फॉर्मूले नहीं लग पा रहे, या प्रॉपर ढंग से मुझे पता नहीं, मैं हर बच्चे से पूछ रहा हूँ, मैंने आपको 2 दी थी क्या बुक, 1 दी थी, या मैंने 1 भी नहीं दी। इंडिविजुअली मेरे लिए मुश्किल है। इसका मतलब मेरा क्या है, कंट्रोल रिस्क है। मेरा इंटरनल सिस्टम फेल हो रहा है उस चीज़ को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, करेक्ट करना टाइमली बेसिस पे। कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट एंटिटी इंटरनल कंट्रोल may fail to prevent, detect and correct on timely basis। ये दोनों रिस्क किसके रिलेटेड हो गए, ऑडिटर के रिलेटेड या एंटिटी के, एंटिटी। अभी तक ऑडिटर की एंट्री नहीं हुई है पिक्चर में, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अभी तक सिर्फ एंटिटी का चला आ रहा है, अभी तक सिर्फ एंटिटी का रिस्क चला आ रहा है।
अब आ जाओ ऑडिटर की बात। अब मैं थर्ड रिस्क करता हूँ, इसमें चलो यहाँ पे लिख लो, इसके बाद लिख लो इट मीन्स ROMM इज द combination of entities risk that is inherent risk multiply by control risk। मैं multiply by वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों। चैप्टर नंबर क्लास 8th में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, चैप्टर हमारा होता था प्रोबेबिलिटी करके। एक ड्रम में हमने स्लिप्स निकालनी है, x की प्रोबेबिलिटी लेट्स सपोज 50% है, y की प्रोबेबिलिटी कितनी है लेट्स सपोज 20% है, तो दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 50 + 20 करेंगे, 50 × 20 करेंगे, 50 × 20 करेंगे, दैट इज 10%। दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, उसी कंसेप्ट से चीज़ करवा दूंगा आपको इक्वेशंस बना के। मेन समझ में आया? इसलिए इन लाइन को अंडरलाइन कर लो। ROM किसका रिस्क होता है? एंटिटी रिस्क होता है, मिस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। ऑडिटर का अभी तक कोई लेना कोई देना नहीं होता। कंसेप्ट इज क्लियर? चलो अगला पढ़ते हैं। थर्ड कौन सा रिस्क? बहुत अच्छे से करवाया मैंने ये चीज़। ROM की फुल फॉर्म लिख लेना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक में, वो तो अपने हिसाब से नोट्स बन जाए हमारे अच्छे। अब डिटेक्शन रिस्क बताओ क्या होता है? अब किसकी एंट्री होगी? ऑडिटर की एंट्री हो चुकी है। ROM में से ऑडिटर करता है ना मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट। रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर। रिस्क ऑडिटर ने सैम्पलिंग लगाए बच्चों, सैम्पलिंग में उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई, 10 के 10 मिल गए या 15 लगाए थे ना, सॉरी उसमें से क्या था 50% मटेरियली मिसस्टेटेड थी। ऑडिटर ने सैंपल लगाए, सैम्पलिंग बिल्कुल सही आ गई, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे दी ऑडिटर ने। फर्स्ट केस देखो ये वाला, ठीक है, प्रोसीजर लगाने का सब कुछ सही मिल गया। जब एक्चुअल में क्या थी मिसस्टेटमेंट थी उसमें, तो ये कौन सा आया? सैम्पलिंग गलत लगी, मतलब कौन सा रिस्क है? सैम्पलिंग ऑडिटर ने प्रोसीजर ही गलत लगा दिया, उसके बेसिस पे उसने अपना ओपिनियन गलत सुना दिया, तो ये कौन सा रिस्क आया? डिटेक्शन रिस्क। रिस्क दैट auditors audit procedure may fail to detect and correct। कंसेप्ट एक लाइन में समझ में आ गया मुस्कान? क्या था? ऑडिट प्रोसीजर क्या चीज़ होती है? ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर ने लगाए वो उसने गलत लगा दिए, उस बेसिस पे क्या हुआ, वो मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया, मिस स्टेटमेंट पता नहीं चल पाई। केशव के ना 10 आपकी ट्रांजेक्शन में पंगा था, 100 ट्रांजेक्शन थी, मैंने क्या लगाया? सैम्पलिंग लगाया 50% के, 50 के 50 मेरे सही आ गए लेट्स सपोज, उनको मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो मेरा कौन सा रिस्क हुआ? डिटेक्शन रिस्क। मैं टाइमली बेसिस पे डिटेक्ट नहीं कर पाया। अभी तक मैंने ओपिनियन नहीं सुनाया है, जब तक ओपिनियन नहीं सुनाऊंगा क्या होगा सर? ऑडिट रिस्क तो आएगा ही नहीं। अभी तक मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्या हुआ? कौन सा रिस्क आया? ये डिटेक्शन रिस्क, मतलब मिस्टेक पकड़ नहीं पाया। अब क्या करो? मास्टर इक्वेशन बनाओ, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो कौन सा रिस्क आएगा? मास्टर इक्वेशन बनाओ इसकी। समझ में आया टॉपिक ये? अब मेरे से किसी ने पूछना है सर मल्टीप्लाई क्यों हुआ, वो भी थोड़ा देख लो। मल्टीप्लाई क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि एक रिस्क किसमें होंगे? परसेंटेज फॉर्म में होंगे। एक्स की प्रोबेबिलिटी है 50%, लेट्स सपोज इंटरनल कंट्रोल की प्रोबेबिलिटी है, इनहेरेंट रिस्क की इतनी, कंट्रोल रिस्क की प्रोबेबिलिटी है 20%, कंट्रोल रिस्क आएगा 20% प्रोबेबिलिटी आएगा, डिटेक्शन रिस्क की कितनी है? 10%। इन तीनों के बेसिस पे मेरे को ऑडिट रिस्क बता सकते हो कितना आएगा? क्या ऑडिट रिस्क 80% हो जाएगा? क्या ये बोलना सही है? नहीं सर, 50%, उसमें से 50% ट्रांजेक्शन ले लो, 50% ट्रांजेक्शन में मेरा इनहेरेंट रिस्क आया, उसमें से मेरा
20% ट्रांजेक्शन देख लो, दैट इज 10 ट्रांजेक्शन मेरे क्या आएंगे, इनहेरिएंट ROM में बनेगा, उसमें से मेरा 10% डिटेक्शन रिस्क होगा, मतलब एक ट्रांजेक्शन मेरा ऑडिट रिस्क होगा। समझ में, 80% मत कराना, प्लस मत कराना, परसेंटेज में है, परसेंटेज कभी प्लस नहीं होती। कंसेप्ट समझो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है मैथ्स का यार। पहले इनहेरिएंट रिस्क निकाला, कितना आया मुस्कान, 50 आया, 100 ट्रांजेक्शन थी, इसमें ऑडिट रिस्क कितना निकलेगा मेरा बताओ। पहले ट्रांजेक्शन में मैंने कौन सा रिस्क निकाला, इनहेरिएंट, उसमें से मैंने क्या निकाला, कंट्रोल रिस्क, मेरा ROM कितना आया 10 का, इसमें से मेरा डिटेक्शन रिस्क कितना % फेल होता हूँ सिर्फ मैं 10%, दैट इज 1 ट्रांजेक्शन मेरा ऑडिट रिस्क आया। इसलिए इन तीनों का आपस में क्या किया गया, मल्टीप्लिकेशन। कंसेप्ट क्लियर। सो मैं उम्मीद करूंगा आपको ऑडिट रिस्क का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया, आपने पढ़ लिया। यस, चलें आगे, यहाँ तक मैं आपको करवाता हूँ, एक और यहाँ तक पढ़ो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा आपको ऑडिट रिस्क का कंसेप्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क, दैट इज इनहेरिएंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट लगे आपको, आप मुझसे पूछ लो या मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।